नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात कोरोना वायरस और उसके प्रभाव की। और ये प्रभाव सिर्फ न कि आदमियों पर, ह्यूमन बीइंग पर, बल्कि आर्थिक नज़रिए से समझेंगे कि इसका असर चीन पर जो हो रहा है उसका सीधा या फिर किसी तरह का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय व्यापार पर है। हालांकि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या के आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन सिर्फ चीन में ही कहा जाए तो 1900 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें अब तक आ चुकी हैं और दुनिया के करीब 16 देश अब इस संक्रमण के चलते, जहां पर आशंकाएं हैं, प्रभावित हैं। लेकिन अगर ट्रेड यानी व्यापार को समझें तो भारत चीन के साथ जो व्यापार है वो बेहद अहम है और जहाँ पर भारत का आयात चीन से काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब चीन में कोरोना वायरस के चलते तमाम उद्योग और मैं कहूँ कि यूनिट या तो बंद हो चुकी हैं कई शहरों में और ज़्यादातर शहरों में, या फिर प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कट डाउन यानी कि उत्पादन कम कर दिया गया है, उसका सीधा असर क्या भारतीय बाजार, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर दिख सकता है? और क्या इससे भारतीय व्यापार या फिर अर्थव्यवस्था को नुकसान है या फिर इसका कहीं कोई फायदा मेक इन इंडिया यानी कि जो भारत में यूनिट हैं वो उठा सकती हैं? समझेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। और हमारे साथ उस स्टूडियो में मौजूद हैं जो तीन खास मेहमान। हमारे साथ जयंत दास गुप्ता साहब हैं जो कि फॉर्मर एम्बेसडर एट WTO में आप रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और आर्थिक मामलों पर खास पकड़ सर की है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान AK भट्टाचार्य साहब एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर, स्वागत है। और डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे साहब हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में जयंत सर आपसे करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस अब तक हम देख रहे थे कि चीन और उसकी अर्थव्यवस्था पर असर, और उसके आंकड़े साफ तौर पर जो सामने आ रहे हैं कि पिछले एक महीने में करीब 12.5 से 14% का डिक्लाइन वहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ भारत के व्यापार को समझूं, किस तरीके से सीधा या फिर किस तरीके से असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो क्या दिखता है? भारत के लिए अभी तक असर बहुत बुरा नहीं पड़ा है। ये इसलिए भी है कि भारत के जो ऐसे उद्योग हैं जो चीन से चाहे तो रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आयात करते हैं, वो जानते हैं कि जनवरी के बीच से या तीसरे सप्ताह से लेकर फरवरी के दूसरे सप्ताह तक चीन में चाइनीज़ लूनर ईयर या न्यू ईयर के चलते बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन में वो ह्रास होता है। लोग अपने परिवार वालों से मिलने जाया करते हैं, तो इसलिए ये जो रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो स्टॉक अप कर लेते हैं भारत के उद्योग। तो उस लिहाज से इनके पास अभी तत्काल कोई कमी नहीं है। लेकिन कई इसमें उद्योग ऐसे भी हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मोबाइल फ़ोन्स का है, वाइट गुड्स का है, जैसे आपके माइक्रोवेव ओवन है उसका ग्लास, कंप्रेसर्स हैं आपके फ्रिज के, आपके टेलीविज़न सेट्स हैं उनका डिस्प्ले पैनल है, और तो ऑटो कंपोनेंट्स हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर है उसका, आपका जो स्क्रीन का है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एंटरटेनमेंट का पैकेज है, वो सारा गाड़ियों में वो आता है चीन से। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारे ऑटो कंपोनेंट्स ऑटो इंडस्ट्री, हमारा जो कंप्यूटर्स का है 90% जो कंप्यूटर सारे विश्व में बिकते हैं वो चीन से बिकते हैं। और एयर कंडीशनर में करीब 80% चीन के एयर कंडीशनर्स हैं। तो ये और कंपोनेंट्स भी वो बेचते हैं। तो इन सब का जहाँ जहाँ उद्योग है, और सबसे बड़ी बात ये है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ जो फार्मा कंपनियां हैं वो लगभग 70 से 80% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो API है उनका आयात करती हैं चीन से। तो उनके पास भी अभी 2-3 महीने के लिए स्टॉक है। लेकिन अगर ये बहुत दिन तक चला इस तरह का डिसरप्शन इन सप्लाई, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो हमारा जो निर्यात होता है फार्मास्यूटिकल्स का वो आश्रित है हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आयात करने पर चीन से, तो वो भी स्वाभाविक रूप से वो प्रभावित होगा। ओके पांडे सर, क्योंकि जैसा कि कहा जयंत सर ने कि जनवरी में ख़ास तौर पर नया साल जो वहाँ का एक पैटर्न है, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कट होता है, लेकिन वो कुछ टाइम बीइंग के लिए होता है।
मैं इसको अगर थोड़ा सा और क्यूमुलेटिव इफेक्ट जानना चाहूँ कि वो प्रोडक्शन पहले कट किया गया होगा, जाहिर है, और उसके बाद कोरोना वायरस का इम्पैक्ट उसके चलते प्रोडक्शन को और ज़्यादा नीचे लोअर डाउन, और अगर ये संख्या दिनों की मैं कहूँ कुछ हफ्तों से महीनों में बदलती जाएगी, उसका इम्पैक्ट खास तौर पर जो बड़े सेक्टर जैसे का इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ फार्मा कंपनियों की बात करें, स्टील को लेकर एक बड़ा जो इंपोर्ट का सेक्टर है इंडिया के साथ है, वहाँ पर है, कितनी प्रिपरेशन मैं कहूँ भारत के नज़रिए से और विकल्पों के तौर पर देश में इन हाउस अगर प्रोडक्शन की बात करें वो मौजूद है? हमें इसके दोनों पक्षों को देखना होगा कि ये जो इससे जो डिस्रप्शन हो रहा है सप्लाई में, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स में, वो कितने समय तक रहने वाला है और कितना गहन है। जहाँ तक गहन है इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है इंटरमीडिएट्स का वो इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी है और इंपोर्ट इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो जहाँ पर ये चाइनीज़ इंपोर्ट्स को अफेक्ट करती है तो उसका व्यापक असर होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत लंबी अवधि का नहीं होगा। जिस प्रकार की तत्परता शुरुआती दौर के किसी प्रकार से नेग्लिजेंस को देखते हुए, लेकिन उसके बाद चाइनीज़ अथॉरिटी ने जिस रथलेसनेस के साथ इस पर काम शुरू किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पर ये एक क्वार्टर से ज़्यादा इसका अफेक्ट होने की संभावना है। ओके। और चाइना के ही संदर्भ में देखें तो अगर 18 साल पहले सार्स का जब एपिडेमिक हुआ था, उस समय चाइना की इकोनॉमी इस समय के 13,000 बिलियन डॉलर के मुकाबले 1,300 बिलियन डॉलर की 10 गुना कम थी। आज उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 3,000 बिलियन डॉलर से ऊपर है, उस समय 300 बिलियन डॉलर से नीचे था। तो उस समय भी जो डिसरप्शन हुआ था वो करीब 2 या 3 क्वार्टर तक चाइना की अपनी इकोनॉमी पर हुआ था, जो कि 0.3 से 0.5 दशमलव उसमें जीडीपी पर उसका हुआ था, जो कि पूरा इफेक्ट था, जिसमें कि ये भी एक कारण हो सकता है। हमारे इकोनॉमिस्ट के पास इस तरह का कोई टूल्स या डेटा नहीं है जो आइसोलेट कर सकें कि जीडीपी पर जो भी प्लस माइनस देखने को मिलता है उसमें से कितना कॉज एंड इफेक्ट किसी खास वजह से है, कितना कोरोना वायरस की वजह से, कितना दूसरे है। और हमें पता है कि बहुत कुछ हो रहा है ट्रेड और कॉमर्स में, यूएस चाइना ट्रेड टेंशन्स हैं और ग्लोबल जीडीपी नीचे है, तो उसमें ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होगा। तो अगर इस समय को देखते हुए अगर ये 1% का भी अंतर होता है, कमी होती है और शॉर्ट टर्म होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए, तो इसमें वो भी एक फैक्टर होगा कोरोना है, जिसमें और भी फायदा। ओके। बरजा सर, क्या मैं बड़े अगर सेक्टर्स की बात करूँ, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 60,000 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बताया जा रहा है कि मोटा मोटा 2018-19 में है। ड्रग्स में करीब 2,400 बिलियन डॉलर के आसपास दिख रहा है। ये ऐसे मेजर सेक्टर हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या प्रोडक्शन कट होने के साथ, और अगर मैं 1 क्वार्टर की बात करूँ, अगर पांडे सर करें कि 1 क्वार्टर में उम्मीद है कि इसको रिकवरी मिलनी चाहिए, उस 1 क्वार्टर को मैनेज करने के लिए क्या कोई विकल्प हो सकते हैं कि हम अपनी इंटरनल यूनिट्स को डेवलप कर पाएं, या फिर वेट एंड वॉच ही एकमात्र रास्ता हमारे सामने है? देखिए, जो इम्पैक्ट अभी तक हमारे सामने आई है वो इम्पैक्ट एक तो है कि जो सप्लाई बॉटलनेक्स तो आ रही हैं, साफ है। हालांकि मैं मेरे 2 को पैनलिस्ट के साथ सहमत हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट होगा ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, पर अभी तक अगर आप देखें, अगर मार्केट की ओर देखें, इंडियन मार्केट, क्योंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो अगर हम फार्मास्यूटिकल्स मार्केट की ओर देखें, एक जो प्राइस जो होता है वो एक बड़ा बहुत इंडिकेटर होता है कि क्या इसकी इम्पैक्ट है। हम चाइना से जो बल्क जो आइटम्स ड्रग्स खरीदते हैं, बल्क ड्रग्स जो खरीदते हैं, उसमें 2 आइटम ऐसे हैं, जो एक है पैरासीटामोल और दूसरा है जो कि आपको बुखार को उतारने के लिए एंटीपायरेटिक एक ड्रग है, दूसरा है एजिथ्रोमाइसिन, वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक एंटीबैक्टीरिया है। दोनों जगह आप देखिए, आप मार्केट में जाएंगे, क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसमें इंपोर्ट में थोड़ी बहुत एक सेंटीमेंट भी खराब हुआ है और अवेलेबिलिटी भी खराब हुई है। पैरासीटामोल का मार्केट अगर फार्मा कंपनी से पूछेंगे, उनका दाम 40% बढ़ गया है ऑलरेडी।
एजिथ्रोमाइसिन का दाम 70% बढ़ गया है, क्योंकि फार्मा मार्केट जो की फॉर्मुलेशन जो बनाते हैं उनको एक थोड़ा बहुत ये स्केर्सिटी एक सिंड्रोम आ गया है। और मैं ये मानता हूँ सबसे पहला जो कदम जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो ये होगा कि किस तरह से, क्योंकि अचानक हम पैरासीटामोल जैसे ड्रग की इंपोर्ट को रिप्लेस करें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो होगा नहीं। एजिथ्रोमाइसिन वो बहुत ही एक कॉमन स्पेक्ट्रम, हर डॉक्टर जहाँ भी ये होता है वो एजिथ्रोमाइसिन वो रिकमेंड करते हैं। तो उसकी अगर 40% और 70% प्राइस इंक्रीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि हमें ऑल्टरनेटिव इंपोर्ट्स, आप वियतनाम से बोलिए या और किसी देश से बोलिए या रशिया से बोलिए, हमें इंपोर्ट की बहुत इस वक्त एक कदम लेनी चाहिए, जिससे कि इस वक्त की जो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस वेरिएशन हो रही हैं, हालांकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स जो हैं प्राइस कंट्रोल में आती हैं, पर प्राइस कंट्रोल में होने के लिए एक चैलेंज ये होगा कि प्राइस कंट्रोल इस होने से लिए इसका जो प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो निर्माता जो है वो सोचेगा कि मैं इसको ज़्यादा दाम में तो बेच नहीं सकता, तो बना के फ़ायदा क्या है। तो एक जो इम्पैक्ट होगा वो एक शॉर्टेज की जो डर है वो हमें ज़रूर लगती है, स्पेशली पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन जैसे ड्रग्स के ऊपर। ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे 2-3 कंपनियां ऐसी हैं भारत की जो चाइना में उनसे डिपेंडेंस काफ़ी अच्छा है। जैसे स्टरलाइट है, स्टरलाइट के एटलीस्ट 2 जो मेन जो हैं 2 प्लांट हैं वहाँ पे, तो उनकी प्रोडक्शन ज़रूर उसमें हानि आएगी और उसका इम्पैक्ट हमारे स्टरलाइट के, अगर आप अगली तिमाही में रिजल्ट में आप देखेंगे, टाटा मोटर्स का 15% उसका प्रोडक्शन चाइना के सेल से आता है ना। उसका जो अगले तिमाही का जो रिजल्ट जो आएगा उसमें ये ज़रूर हमें प्रतिफलन मिलेगा कि किस तरह से जो कोरोना वायरस हमारी देसी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट करती है। और तीसरा जो इम्पैक्ट मैं समझता हूँ वो है कि इस वक्त जो वुहान जो है चाइना में, अगर आप टॉप 10 एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ देखें उसमें टॉप 2 जो हैं वो वुहान में हैं। और हमारे काफ़ी भारत के जो स्टूडेंट हैं वहाँ जाना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा है कि इस डर के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी वापस आ गए हैं, और जो स्टूडेंट जाना चाहते थे उनके ऊपर डर आ जाएगा, तो डोमेस्टिक एजुकेशन सेक्टर में इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो एक तरफ ड्रग्स, दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल और ये माइनिंग सेक्टर, और तीसरी तरफ एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ों के ऊपर एक इंटीग्रेटेड एक अप्रोच होनी चाहिए कि हालांकि ये शॉर्ट टर्म है, पर इसके जो इम्पैक्ट जो होंगे वो मैं समझता हूँ कि इस क्वार्टर से बढ़कर भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्टेप्स ठीक तरह से ना लें। जैन सर, 2-3 चीज़ें और हैं कि अगर हम इन सेक्टर जैसे कि बात उन्होंने कही, और मैं देखता लिस्ट, फर्नीचर, हार्डवेयर, फुटवेयर, कपड़े, फैब्रिक, फार्मा, और हमने इसकी बात की जो कंप्यूटर या फ्रिज या एसी जो आ रहे हैं, मोबाइल उपकरण हैं। सवाल है कि अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन कट होता है, जो मैं कहूँ कि सप्लाई चेन है उस पर बाधा आती है, भले वो 1 क्वार्टर के लिए हो, तो विकल्प के तौर पर फिर ये है कि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट देखें। तो क्या इसके चलते जो महंगाई है वो बढ़ सकती है इन प्रोडक्ट की, और ओवरऑल इन्फ्लेशन पर इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर, क्योंकि चाइना को कम्पीट करने वाले बाजार उस रेट पर हमें मिल पाएँ, ये शायद मुश्किल दिखता है। कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह, इनका जो हिस्सा होता है प्राइस इंडेक्स में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो बहुत ज़्यादा नहीं है उसका जो वेट है। इसलिए अगर ये सब चीज़ें, या मोबाइल फ़ोन की कीमत बढ़ जाएगी, या उसकी सप्लाई थोड़े, मान लिया अभी आपको 2 दिन के अंदर मिलता है तो 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा वेट है नहीं हमारे प्राइस इंडेक्स पर। इंडेक्स पर नहीं पड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर को पड़ सकता है। कंज्यूमर इंडिविजुअल्स को पड़ सकता है जो उस कैटेगरी के हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम आदमी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भट्टाचार्य जी ने जो कहा कि दवा, कुछ जो खास दवाएं हैं जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, ये आम इस्तेमाल में आती हैं, और इनका अगर हमने, यद्यपि अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके अनुसार रॉ मटेरियल्स हैं,
APIs हैं हाँ, उपलब्ध, API से मैं देखा था लिस्ट लेकिन की। ये सेंटिमेंट की बात है। हाँ। और दूसरी, अगर कहीं पर होलसेलर्स ने इस पर रोक लगाया हुआ है या वो सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उस पर सरकार को देखना पड़ेगा कि साहब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे। तो और इसमें एक सुचारू रूप से और स्मूथ सप्लाई चेन कम से कम मेंटेन रहे। तो मेरे ख्याल में अभी और दूसरा प्रश्न आपने जो कहा कि अगर एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वार्टर, अगर ये संख्या बढ़ती है, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक ये इस वायरस का इम्पैक्ट है, वहां पर इसकी उपस्थिति रहती है, तो फिर विकल्पों के तौर पर क्या हम दूसरे देश, दूसरे बाजार, या फिर जो मैं कहूँ कि सप्लाई चैन है, उसको ढूंढने की जरूरत अभी से है? ये ज़रूर है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में चाइना पूरे विश्व का एक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन गया है और अधिकतर चीज़ें जो इस्तेमाल में आती हैं उनका वही एक सेंटर है। तो अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक बनाने वाले थे, उद्योग थे, वो करीब करीब बंद हो चुके हैं। जैसे APIs हमारे देश में भी बनते थे। हमारी 6 फैक्ट्रीज तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की थी जो IDPL से शुरू होता है, तो वो लगभग अब बंद हो चुकी हैं। तो अगर ये चालू रहता है काफ़ी दिन तक, तो हमें फिर अपने यहाँ उत्पादन के लिए किस तरह की हम के कदम उठाएं उस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर्स या चिपसेट्स की बात है, जैसे आप फर्ज कीजिए टेलीविज़न सेट और फ्रिज की नहीं, गाड़ियों में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारे यहाँ तो फैक्ट्री है नहीं सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए, और वो चीन में है, ताइवान में है और कई देशों में है। तो उसका तो हमने कई दिनों से, कई सालों से बहुत कोशिश हमने की है, लेकिन हम नहीं उसको ला पाए, हमारे देश में उसकी स्थापना नहीं हो सकी। तो इसलिए अगर हम चाहेंगे कि ये शॉर्ट टर्म में 2 महीने में, 4 महीने में हम यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो चीन के अलावा अन्य देशों में भी इनका उत्पादन होता है, तो उनके लिए हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक है जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो हमें उस बढ़ी हुई कीमत पर ही लेनी पड़ेगी। पानी सर, क्या मतलब मैं कहूँ भविष्य का प्रश्न है कि अगर इस कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को देखें तो विकल्प के तौर पर जो उनको घरेलू उद्योग थे और ख़ासकर कुछ सेक्टर जो पहले काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि सर ने कहा कि मेडिसिन कंपनियों की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कंपोनेंट की बात करें, वो भारत में बनते थे, लेकिन चीन के प्रभुत्व के चलते वो बंद हो गए। अब इस इम्पैक्ट के फ़ायदा उठाते हुए अगर हम उन इंडस्ट्रीज़ को वापस रीडेवलप कर पाएँ, दोबारा से पुनर्जीवित कर पाएँ, एक मौके के तौर पर आपको लगता है कि उपाय है, बेहतर विकल्प है, या फिर ये सिर्फ बर्बादी हो सकता है, वापस हमें जाना ही पड़ेगा चीन के पास? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, क्योंकि किसी भी बंद मैन्युफैक्चरिंग को रीस्टार्ट करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की, टाइम की ज़रूरत होती है, और जो रिस्पांस टाइम जिसके लिए चाहिए उस समय तक अगर 2 क्वार्टर के बाद चाइना ही वापस बाजार में आ जाता है तो कोई इसको रिस्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना वो अनफ्रूटफुल हो जाएगा। और यही सोचना कि इसी तरह से जो चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी नहीं संभव होगा, क्योंकि हम उसको सब्स्टिट्यूट ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं। देखिए, यूएस चाइना ट्रेड वार को चलते 18 महीने हो गए करीब, और उसका क्या हम कोई फ़ायदा उठा पाए? शायद नहीं। क्यों? तो 18 महीने में नहीं उठा पाए तो 6 महीने में, 4 महीने में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो। चांसेस नहीं इसके। कोई भी मैन्युफैक्चरर तभी उसमें इन्वेस्ट कर जब वो समझेगा कि ये हमारा कॉम्पिटिटर हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ पर जो ये है, ये एक आपदा ऐसी है कि जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी फिजिकली डिवास्टेट नहीं हुई है, केवल ह्यूमंस, वर्कर्स प्रभावित हुए हैं, और वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो वार की चीज़ अलग होती है कि वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ही डिस्ट्रॉय होगी, ऐसा नहीं है। तो जब आपको पता है कि कॉम्पिटिटर 6 महीने में, साल भर में वापस पैर पर खड़े हो जाने वाले हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा। और शायद हमारे सिस्टम इतने एजाइल नहीं है और हमारी इंडस्ट्री बहुत बर्डनड है जो इसको इस तरह से ले सके। भट्टाचार्य सर, क्योंकि 2 चीज़ें, एक मैं कुछ एक्सपर्ट जो आर्थिक मोर्चों पर
जुड़े हुए हैं फिक्की एसोचैम के साथ, उनके बयान सुन रहा था कि भारत, चीन जिन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है दुनिया के कई सारे देशों में, और जहां पर भारत भी तीसरे चौथे नंबर पर खड़ा होता है, उनके उन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बेहतर मौका है कि चीन इस वक्त अगर डाउन चल रहा है प्रोडक्शन के लिहाज से, तो आप कम्पीट करते उन मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं। इसकी संभावना कितनी है? देखिए, संभावना तभी होगी जब एक पॉलिसी इनपुट होगा इसमें। मैं समझता हूँ कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बॉल अब सरकार के कोर्ट में है इस वक्त। अगर मान लीजिए ये, जैसे डॉक्टर पांडे ने कहा, मिस्टर दासगुप्ता ने ये बात कही थी कि ये चाइना का इतना बड़ा ट्रेड वॉर हुआ, हमने क्या फ़ायदा उठा सके? सही बात है, हम फ़ायदा नहीं उठा सके, पर मुझे लग रहा है कि हम फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सके, हमारी जो पॉलिसी रिस्पॉन्स थी वो मेरे ख्याल से उतनी रिस्पॉन्सिव या सटीक या इफ़ेक्टिव रही। अगर हम इस कोरोना वायरस को अगर एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें, अगर हम इसका जैसे फार्मास्यूटिकल के बाद देखते हैं हम, प्रॉब्लम क्या है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। पहले जो इंडस्ट्रीज़ की दासगुप्ता साहब ने बात की, IDPL, सम फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, 6 ऐसी कंपनियां थी पब्लिक सेक्टर में जो बनाती थी, और उन सारे इंडस्ट्रीज़ में वो मार्केट में भी थे और उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है विथ पॉलिसी सपोर्ट कि क्यों ना हम हमारी जो प्रतिस्पर्धा जो थी वो हम उसको वापस ले आए। और ड्रग सेक्टर ऐसा है, वो उसमें वो हमारी पुरानी जो ग्लोरी हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि हमारी अभी भी जो एक एनवायरनमेंट जो है वो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स के लिए हमारी जो लोकल एनवायरनमेंट है बहुत कंड्यूसिव है। तो मैं फार्मास्यूटिकल में तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये सेक्टर ऐसा है जो इसकी अपॉर्चुनिटी, अगर पॉलिसी इंटरवेंशन ठीक से रहे तो बहुत सारे ऐसे जो ड्रग कंपनीज जो हैं वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा एडिशनल खर्चा नहीं आएगा। बाकी रही जो इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस की बात, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात, मैं ये समझता हूँ इसमें भी अगर आप देखें कि किस तरह से, जैसे सैमसंग की इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो दिल्ली के बाहर ही लगी हुई है, किस तरह से सैमसंग फैक्ट्री को ऐसा कोई इंसेंटिव दिया जाए जिससे कि वो और भी लोकल कंपोनेंट का बैकवर्ड इंटीग्रेशन बना के लोकल कंपोनेंट्स यहीं पे बनाएं। तो मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ कि हम अगर पॉलिसी इंटरवेंशन ठीक से करें इस वक्त, तो हमारी जो एक निर्भरशीलता जो है चाइना के ऊपर, उसको ज़रूर कम करना चाहिए और हमारी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसको रिवाइव करना चाहिए। जैन सर, एक आखिरी कमेंट आपका। पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए इस वक्त और प्रोएक्टिव तरीके से और टाइमली भी हो। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार की ओर से ये ऐलान भी किया गया है कि मोबाइल्स के लिए, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, कई और कंपनियां हैं, उनको मदद की जाएगी और उनको एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आपको यहाँ से निर्यात भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना है, जिससे कि जो भी समर्थन उनको मिलता है कैपिटल सब्सिडी के रूप में, उसका असर पड़ सके और उसका लाभ देश को मिल सके। ये सही बात है। दूसरी बात है, कई वर्षों से ये बात चल रही है कि भारत की जो निर्भरता बहुत ज़्यादा हो गई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के मामले में, और चीन में अगर चीन ने कभी सप्लाई बंद कर दी, अभी जैसे कोरोना वायरस के चलते वो खुद ब खुद बंद हो गया है, उसका असर नहीं पड़े, इसके लिए हमें APIs का उत्पादन देश में करना पड़ेगा। 100% नहीं करें, लेकिन कम से कम 50%, 40% करना पड़ेगा। और ये देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है, तो ये तो हमें करना ही चाहिए। अन्य उद्योगों के बारे में पॉलिसी नीति आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, किस सेक्टर में, चूंकि पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं नहीं, संसाधन नहीं है, तो आपको उसमें चूजी होना पड़ेगा और उसमें कर सकते हैं हम। पाने सर, एक आखिरी कमेंट। कोई बड़े स्पेसिफिक सेक्टर जहाँ आपको लगता है कि स्कोप है और पॉलिसी के जरिए हम जो निर्भरता उसको कम कर पाएं? नहीं, वो निर्भरता तो अभी हमने अंकित किया ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी टारगेटेड हैं इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मेक इन इंडिया के साथ असेंबल इन इंडिया का जो नारा दिया है अभी बजट में, तो इस दिशा में कर रहे थे कि जैसे फाइनल प्रोडक्ट के साथ पूरी सप्लाई चेन हम यहाँ मूव कर सकें। मैं इस पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। अभी भी रेगुलेटरी बर्डन इंडस्ट्री पर, फाइनेंसिंग बर्डन बहुत ज़्यादा है,
और उससे जल्दी से अगर वो नहीं उबर पाए तो इन चीज़ों में बाहर का माहौल बदलते वक्त नहीं लगता और फिर हम सिर्फ नीतियों पर चर्चा या फिर मैं कहूँ कि कागजों पर उतारते वक्त निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि कोरोना वायरस के चलते जो व्यापार है और देश की अर्थव्यवस्था उस पर असर क्या है और विकल्प के तौर पर कहाँ पर हम अपने खुद के कदमों के जरिए चीन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।